एवरीवन, आज है 6 जुलाई और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 6 जुलाई से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कल की क्लास में हमने देखा था एससीओ शिखर सम्मेलन के बारे में, जिसकी शुरुआत कजाकिस्तान के अस्ताना में हुई है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है डॉक्टर BN गंगाधर को। अभी हाल ही में 77 नंबर का जो लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल रहा, इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है शाहरुख खान को। नए बैंक नोटों में होलोग्राफिक तकनीक इस्तेमाल ये जापान ने शुरुआत करी है। दुनिया की पहली कार्बन फाइबर पैसेंजर ट्रेन ये लॉन्च की गई चाइना में। तेलंगाना के ट्री मैन पुरस्कार से बलराम को सम्मानित किया गया है। एससीओ के 10वें पूर्ण सदस्य के रूप में जो शामिल हुआ है ये है बेलारूस। केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन को 31 मार्च 2025 तक बढ़ाया है और भारत के 35वें जो विदेश सचिव बने हैं विक्रम मिस्त्री बन गए हैं। तो ये सभी क्वेश्चंस हमने कल पढ़ लिए थे। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। सवाल है, झारखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो अभी तक आप पढ़ रहे थे कि हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री थे, इन्होंने इस्तीफा दिया तो चंपई सोरेन बने। लेकिन मैं आपको बता दूं, अब वापस से जो हेमंत सोरेन है झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हैं। 4 जुलाई 2024 को तीसरी बार झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ले ली है। ये राज्य के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं और शपथ दिलाई किसने है? इस राज्य के जो राज्यपाल हैं CP राधाकृष्णन, इन्होंने। अब ये तीसरी बार है जब हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री बने हैं। इसके पहले 2013 में बने थे और 2014 तक, यानी कि 1 साल तक रहे। फिर 2019 से 2024 31 जनवरी तक रहे और हालांकि जनवरी में इन्होंने पद से इस्तीफा दिया था और अब ये तीसरी बार इस राज्य के मुख्यमंत्री बन गए हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री मैंने बता दिया, राज्यपाल CP राधाकृष्णन है, राजधानी रांची है। यहाँ का महत्वपूर्ण नेशनल पार्क बेतला नेशनल पार्क है। यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट, जिसका उद्घाटन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने इसी झारखंड में किया था। सम्मित शिखर जो कि जैनियों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, पिछले साल चर्चे में था। ये आप झारखंड से ही रिलेट कर सकते हैं। झारखंड में ही बाबा वैद्यनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया था। और यदि आप अभी 1-2 महीने पहले के करंट से रिलेट करेंगे तो कोयला मंत्रालय ने ईस्टर्न कोल्ड फील्ड लिमिटेड के माध्यम से झारखंड का जो जामताड़ा है, इसमें कस्ता कोयला ब्लॉक में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना की शुरुआत की। ये करंट अफेयर में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। यदि आप ऑप्शन से रिलेट करेंगे ना, तो ओडिशा में भी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और नए मुख्यमंत्री चुनकर के आए हैं मोहन चरण मांझी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री अभी हाल ही में बनाए गए हैं रेवंत रेड्डी। सवाल नंबर दूसरे की तरफ चलते हैं। 46वें यूनेस्को विश्व धरोहर समिति सत्र की मेजबानी जो करने जा रहा है अभी रिसेंटली, राजधानी दिल्ली इसकी मेजबानी करेगा। 21 जुलाई से 31 जुलाई तक दिल्ली के भारत मंडपम में इसका 46वां सत्र है जो कि ये शुरू होने जा रहा है। विश्व धरोहर समिति मानवता के सबसे कीमती सांस्कृतिक और प्राकृतिक स्थलों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन 1945 फॉर्मेशन ईयर है, पेरिस फ्रांस में हेडक्वार्टर। ऑद्रे अजौले वर्तमान में इसके प्रमुख है। और ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि यूनेस्को में शामिल भारत के कुल 42 स्थल हैं। जो 41वां स्थल शामिल है ये है पश्चिम बंगाल का शांति निकेतन और 42वां जो स्थल इसमें शामिल है ये है कर्नाटक का होयसला टेम्पल। दोनों ही आप यहां से रिलेट कर सकते हैं। अस्ताना में जैसे कि मैंने बताया था एससीओ समिट 2024 का आयोजन किया गया। अभी इसी साल रायसीना डायलॉग की मेजबानी ये की है किसने? दिल्ली ने। हालांकि ये दिल्ली में ही रायसीना की पहाड़ियों पर आयोजित किया जाता है हर साल। इस बार मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोटाकिस। जेनेवा में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है। अभी जुलाई के ही महीने से अभी जो समर ओलंपिक है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, इसकी शुरुआत होने जा रही है पेरिस फ्रांस में, जिसमें कि ध्वजवाहक चुना गया है शरद कमल को। मशाल वाहक के रूप में अभिनव बिंद्रा को चुना गया और इसका जो मस्कट है ये हो जाएगा फ्रीजियन कैप। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं।
भारतीय मसाला बोर्ड ने एआई उपकरण विकसित करने के लिए रिसेंटली किसके साथ समझौता किया है? तो ये समझौता अभी हाल ही में किया गया है एनआईसी के साथ। एनआईसी यानी कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के साथ। जो एनआईसी है और भारतीय मसाला बोर्ड ने सिक्किम में बड़ी इलायची रोगों का पता लगाने के लिए एआई उपकरण विकसित करने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। कोलकाता में एनआईसी की एआई उत्कृष्टता केंद्र द्वारा संचालित इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य है बीमारियों का शीघ्र पता लगाना और इसका निराकरण या आप कह सकते हैं सोल्यूशन निकालना, निवारण करना है। माफ कीजिएगा। बात की जाए यदि आईआईटी मद्रास की, तो आईआईटी मद्रास ये भारत के बाहर अपना पहला ब्रांच ओपन करने जा रहा है तंजानिया में, तंजानिया के जंजीबार में। वैसे यदि आप रिलेट करेंगे तो आईआईटी दिल्ली जो है ये यूएई की कैपिटल अबू धाबी में भारत के बाहर अपना पहला ब्रांच ओपन करने जा रहा है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड से आप ये रिलेट कर सकते हैं, तमिलनाडु की जो कैपिटल है चेन्नई, चेन्नई में ये पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित करने जा रहा है। सवाल नंबर 4 है, हाल ही में चर्चे में रहा अपोफिस ये क्या है? तो ये एक तरह का एस्टेरॉइड यानी कि क्षुद्र ग्रह है। पृथ्वी के निकट स्थित क्षुद्र ग्रह ये जो अपोफिस है जिसे वर्तमान युग का सबसे खतरनाक एस्टेरॉइड माना जाता है, जिसका जो व्यास है ये 370 मीटर का है। ये 13 अप्रैल 2029 को और फिर 2036 में हमारे पास से गुजरने वाला है। 2029 तो चलो अभी पास में ही, 5 साल बाद ये नजारा हमें देखने को मिलेगा। एस सोमनाथन ने यह कहना है कि एक अग्रणी अंतरिक्ष राष्ट्र के रूप में भारत को भी क्षुद्र ग्रहों से पृथ्वी की रक्षा करने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अच्छा, ये क्षुद्र ग्रह इसका डिस्कशन आ रहा है, क्या होता है ये एस्टेरॉइड? तो एस्टेरॉइड या इसे ही आप कह सकते हैं क्षुद्र ग्रह, जो कि एक खगोलीय पिंड होते हैं, ब्रह्मांड में विचरण करते हैं और ये अपने आकार में आप कह सकते हैं ग्रहों से तो छोटे होते हैं लेकिन उल्का पिंड से बड़े होते हैं। सबसे पहला जो एस्टेरॉइड ये पाया गया था 1819 में, जिसका नाम था सेरेस। ठीक है, अब यदि मैं ऑप्शन की बात करूं तो बैक्टीरिया, अभी रिसेंटली एक बैक्टीरिया की खोज की गई है जिसका नाम रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया है। वैसे ये कोरोना वैक्सीन आप रिलेट कर सकते हैं जिसका नाम है कोविशील्ड। देखिए, ऑक्सफोर्ड ने एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर के इस वैक्सीन का निर्माण किया था। हालांकि भारत में इसके डेवलपमेंट का कार्य कर रही थी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, लेकिन इस वैक्सीन के कुछ साइड इफेक्ट देखे गए हैं और इसके कारण ब्लड क्लॉटिंग की समस्या भी देखी गई, जिसके कारण इस कंपनी ने मार्केट में अवेलेबल जितनी भी वैक्सीन है इसकी बिक्री पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। एआई टीचर यदि आप रिलेट करेंगे तो देश की पहली एआई टीचर लॉन्च की गई थी जिसका नाम था आइरिस, केरल के तिरुअनंतपुरम में। वैसे मैं आपको ये भी बता दूं, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के नाम पर भी रिसेंटली एक समुद्री स्लग की प्रजाति खोजी गई जिसका नाम रखा गया था मेलानोक्लेमिस द्रौपदी। 5वें नंबर का सवाल है, त्रिपक्षीय बहुक्षेत्रीय अभ्यास, त्रिपक्षीय यानी कि 3 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, इसका नाम है फ्रीडम एज। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश इस एक्सरसाइज में शामिल नहीं है? तो साउथ कोरिया शामिल है, अमेरिका शामिल है, जापान शामिल है, इसमें भारत शामिल नहीं है। तो साउथ कोरिया, अमेरिका, जापान ये 27 से 29 जून 2024 तक पहला त्रिपक्षीय बहुक्षेत्रीय अभ्यास फ्रीडम एज का आयोजन कर चुकी हैं और ये साउथ कोरिया के दक्षिणी द्वीप जेजू में शुरू किया गया था। एक फैक्ट मैं आपको बता देती हूँ इन कंट्रीज से रिलेट करते हुए, 5G नेटवर्क लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश ये साउथ कोरिया तो है ही। इसके अलावा इसने अभी खुद की स्पेस एजेंसी की घोषणा की है। साइंस एंड टेक के क्षेत्र में साउथ कोरिया भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। वैसे आप अमेरिका से रिलेट करेंगे तो अमेरिका और जापान ये दोनों ही लकड़ी का सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम है लिग्नोसेट प्रोब। वैसे मैं इंडिविजुअली बताऊं तो आर्टेमिस 2 ये नासा का मून मिशन है, नासा जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी हो जाएगी। रिसेंटली इसी नासा के द्वारा एक सुपर अर्थ की खोज की गई थी जिसका नाम था टॉय 715B, TOI 715B। जापान की स्पेस एजेंसी का नाम रिलेट करेंगे तो इसका नाम है जैक्सा, और जैक्सा जो है ये मून पर पहुंचने वाला चौथा देश बना है, कि जापान चौथा, माफ कीजिएगा 5वां देश बना है चंद्रमा पर पहुंचने वाला, क्योंकि लास्ट ईयर भारत ही चंद्रमा पर पहुंचने वाला चौथा देश बना था, इस साल बना है 5वां जापान।
भारत इस साल गगनयान पर वर्क कर रहा है, जिसके तहत इंसानों को पहली बार अंतरिक्ष में ले जाया जा रहा है। अगला सवाल है, हाल ही में किस बैंक ने एमएसएमई सहज सुविधा की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अपने ग्राहकों के लिए एमएसएमई सहज सर्विस लेकर के आई है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी मदद से बैंक के ग्राहक जो है 15 मिनट से भी कम समय में अपनी वारंटी मुफ्त बिक्री पर 1 लाख रुपए तक का वित्त यानी कि फाइनेंस प्राप्त कर सकते हैं। एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 में हुई। मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर। अभी तो दिनेश कुमार खारा चेयरमैन है, लेकिन जल्द ही बदलने वाले हैं, ये मैंने आपको करंट अफेयर में बता रखा है। बात की जाए यदि एचडीएफसी बैंक की, तो इसका फॉर्मेशन ईयर है 1994। मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर हो जाएगा और इसके जो वर्तमान में सीईओ है ये हो जाएंगे शशिधर जगदीशन। और लक्षद्वीप में ब्रांच ओपन करने वाला, मतलब कि ये ऐसा बैंक है जिसने कि पहली बार लक्षद्वीप में अपना ब्रांच ओपन किया है। बात की जाए यदि पंजाब नेशनल बैंक की, तो इसका जो फॉर्मेशन ईयर है ये हो जाएगा 1894। दिल्ली, राजधानी दिल्ली में इसका मुख्यालय हो जाएगा। और वर्तमान में यदि मैं बात करूं कि इसके सीईओ कौन है, तो ये हो जाएंगे अतुल कुमार गोयल। और यदि बात की जाए आईसीआईसीआई बैंक की, तो आईसीआईसीआई बैंक का फॉर्मेशन ईयर ये हो जाएगा 1994। इसका भी हेडक्वार्टर हो जाएगा मुंबई महाराष्ट्र में। और वर्तमान में इसके जो एमडी और सीईओ हैं ये हो जाएंगे संदीप बख्शी। एसबीआई के जो ब्रांड एम्बेसडर है ये हो जाएंगे महेंद्र सिंह धोनी। भारत का सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक यही है। सवाल नंबर 7वां है, हाल ही में ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बनने जा रहे हैं? तो कीर स्टारमर ये बनने जा रहे हैं ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री। अभी तक मैं क्या पढ़ा रही थी कि भारतीय मूल के ऋषि सुनक जो कि कंजर्वेटिव पार्टी के नेता थे ये थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, लेकिन अब नए प्रधानमंत्री कीर स्टारमर होंगे। ब्रिटेन के आम चुनाव में इस बार लेबर पार्टी की बड़ी जीत हासिल इसे होते हुए दिखाई दे रही है। पिछले 20 साल से लेबर पार्टी का कोई भी नेता प्रधानमंत्री नहीं बना था। तो आप कह सकते हैं ऋषि सुनक की जो पार्टी थी लगभग 15 साल लंबी ये जो कंजर्वेटिव पार्टी थी, आप कह सकते हैं कंजर्वेटिव शासन का अंत हो गया है। सर कीर स्टारमर ये लेबर पार्टी के हैं और अभी हाल ही में हुए संसदीय चुनावों में इन्होंने भारी जीत हासिल की है। सर कीर स्टारमर इसने कंजर्वेटिव पार्टी के नेता और भूतपूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का स्थान लिया है, जिनकी जो पार्टी चुनावों में बुरी तरीके से हारती हुई नजर आई। तो ये जो नए प्रधानमंत्री है कीर स्टारमर ये लंदन में स्थित 10 डाउनिंग स्ट्रीट के निवासी होंगे। अब ये 10 डाउनिंग स्ट्रीट है क्या? तो देखिए यहीं पर यूके के जो प्रधानमंत्री हैं इनका आधिकारिक निवास और कार्यालय होता है। लेबर पार्टी ने संसदीय चुनाव जीता है, तो इसके बारे में थोड़ी बेसिक फैक्ट मैं आपको बता देती हूँ। यूके में ना देखिए संसद में 2 सदन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे भारतीय संसद का उल्लेख है जो आर्टिकल नंबर 79 में है। अब भारत की जो संसद है ये 3 चीजों से मिलकर के बनती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट का उल्लेख तो भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 52 से 62 में है। राज्यसभा है आर्टिकल नंबर 81 में, माफ कीजिएगा राज्यसभा है 80 में, लोकसभा है 81 में और संसद जिसके बारे में बताया गया है आर्टिकल नंबर 79 में। तो भारत में जैसे निम्न सदन है, उच्च सदन है, वैसे ही यानी कि लोकसभा राज्यसभा की मैं बात कर रही हूँ, सेम वैसे यदि मैं बात करूं तो यूके की संसद में 2 सदन है। एक तो है हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो कि यहाँ का ऊपरी सदन है और निचले सदन का नाम हो जाएगा हाउस ऑफ कॉमन्स। तो हाउस ऑफ कॉमन्स की मैं बात कर रही हूँ, जैसे कि भारत में निचला सदन लोकसभा है, सेम वैसे ही यहाँ का निचला सदन है हाउस ऑफ कॉमन्स। तो हाउस ऑफ कॉमन्स ये 650 सीटों वाला लोकप्रिय निर्वाचित सदन है। नए हाउस ऑफ कॉमन्स के गठन के लिए यूके में अभी हाल ही में जुलाई 2024 में चुनाव हुए थे। तो लेबर पार्टी ने 412 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि 2 सीटों पर परिणाम अभी घोषित होना बाकी है। पिछले 14 साल से सत्ता पर काबिज जो सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी है जिसके नेता थे ऋषि सुनक, इसे मात्र 119 सीटें मिली हैं। ऋषि सुनक की लगातार लोगों के बीच में काफी अलोकप्रिय हो गई थी।
मतलब कि जनता के बीच में कुछ खास फेमस थे नहीं और इनके कुछ डिसीजंस है लोगों के द्वारा पसंद किए नहीं गए हैं। तो इनकी जो पार्टी है कंजर्वेटिव पार्टी, इसे चुनावों में करारी हार का सामना करना पड़ा है। यूके की कैपिटल हो जाएगी लंदन। लंदन बसा हुआ टेम्स नदी के किनारे, करेंसी पाउंड स्टर्लिंग है। और फिर लंदन से आप रिलेट कर सकते हैं, अभी हाल ही में जो ग्लोबल ट्रैफिक इंडेक्स रिलीज किया गया था, इसमें ये रहा था टॉप पर। रिसेंटली भारत ने इसी ब्रिटेन से 100 टन सोना प्राप्त किया है। कोंकण और फिर अजय वॉरियर एक्सरसाइज, ये दो महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है जो कि यूके और भारत के बीच में आयोजित की जाती है। यूके और फ्रांस के बीच में आप देख सकते हैं इंग्लिश चैनल की लोकेशन है। इंग्लिश चैनल ये मात्र 34 किलोमीटर का है, जिसे लोग तैर कर भी पार करते हैं। इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाले पहले भारतीय थे मिहिर सेन। पहली भारतीय महिला का नाम पूछा जाए तो ये हो जाएगा आरती साहब। यूएसए के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडेन है, जबकि अभी मैंने करंट अफेयर में 2-3 दिन पहले बताया है कि नीदरलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं डिक सूफ। इन्होंने मार्क रूट का स्थान लिया है। सवाल नंबर 8वां है, हाल ही में भारतीय नौसेना सेना के उप प्रमुख के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो एनएस राजा सुब्रमणी ये बनने जा रहे हैं, यानी कि बन चुके हैं भारतीय सेना के नए उप प्रमुख, अभी जुलाई में ही बने हैं। क्योंकि अभी थल सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी बने हैं। उपेंद्र द्विवेदी पहले उप सेना अध्यक्ष हुआ करते थे, तो इन्हीं का स्थान अब ले लिया है एनएस राजा सुब्रमणी ने। तो इंडियन आर्मी के प्रमुख हो जाएंगे उपेंद्र द्विवेदी। दिनेश कुमार त्रिपाठी इंडियन नेवी का प्रभार संभाल रहे हैं। जबकि मैं बात करूं यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में भारत के स्थायी राजदूत बने हैं सेंथियल पांडियन। रुचिरा कंबोज हुआ करती थी जो कि अब रिटायर हो चुकी हैं। 9वें नंबर का सवाल है, मनोज बाजपेयी ए डेफिनेटिव बायोग्राफी, ये जो किताब है अभी हाल ही में लॉन्च की गई, किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पीयूष पांडे के द्वारा लिखी गई किताब है। बॉलीवुड के एक दिग्गज अभिनेता है मनोज पांडे, इनके जीवन पर बेस ये किताब है। बात की जा रही है बुक्स एंड ऑथर की, तो आप अरुंधति रॉय का नाम रिलेट कर सकते हैं। इनकी कई किताबें हैं जो कि एग्जाम का पार्ट बन चुकी है, जिसमें कि एक प्रमुख है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। फिर विवेक अग्निहोत्री जाने माने डायरेक्टर है, इनकी बुक कुछ समय पहले ही लॉन्च की गई थी जिसका नाम है द बुक ऑफ लाइफ। कस्तूरी रे, इन्होंने द्रौपदी मुर्मू जी जो कि वर्तमान समय में हमारी प्रेसिडेंट है, इनके जीवन पर बेस एक किताब है जिसका टाइटल ही द्रौपदी मुर्मू था, ये लिखा था। 10वां सवाल है, हाल ही में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो रिसेंटली जस्टिस सील नागू ये बने हैं पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। देखिए 24 मई 2024 को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश थे रवि मलमत, इनके पद छोड़ने के बाद न्यायमूर्ति नागू को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था, लेकिन अब इनकी नियुक्ति पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कर दी गई है। धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जो है ये देश के 50वें क्रम के यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के आप कह सकते हैं मुख्य न्यायाधीश हैं। मैंने कल आपसे पूछा था नॉर्मेडिक एलिफेंट एक्सरसाइज के बारे में। नॉर्मेडिक एलिफेंट एक्सरसाइज भारत और मंगोलिया के बीच शुरू हुई। आज का सवाल है, महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में किसने पदभार संभाला है? आंसर इसका जो भी है कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।